रेशियो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक बेसिक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे अपन कोई भी फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो पहले डेफिनेशन के थ्रू करते हैं ना। जैसे ओम्स लॉ का डेफिनेशन बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं जब, तो यहाँ पे इक्वल साइन ला करके आर, ये है ना, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है और आई हो जाता है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है वी बराबर में आई आर या आर आई। तो रेशियो क्वेश्चन में अपने को इसका उल्टा जाना होता है, ठीक है। अपने को करना क्या है कि जैसे कोई भी फॉर्मूला ले लेते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ जो है कांस्टेंट है ना, नंबर है वो। और मास जो है कांस्टेंट होता है ना जनरली। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर आ गया, तो अपने को रिलेशन मिल गया। अब कुछ भी चेंजेस करेगा वो, है ना, वेलोसिटी में, तो वैसा ही चेंज आएगा काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये चीज एक ध्यान रखना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि क्वेश्चन में वो वर्ड्स यूज करेगा, जैसे कि सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू बोथ दी वायर्स हो गया, है ना, बोथ हैव द कांस्टेंट स्पीड हो जाएगा, है ना, कांस्टेंट वर्ड यूज करेगा। या है ना, या एनर्जी इज कंजर्व्ड, या है ना, ऐसा कुछ कंजर्व्ड वर्ड यूज कर सकता है, ठीक है ना, कंजर्व्ड। और फिर इसके अलावा यूनिफॉर्म वर्ड यूज करेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड यूज करेगा। या है ना, इक्वल, है ना, इक्वल वर्ड भी यूज होता है ना, इक्वल वर्ड भी यूज होता है। तो ये सभी वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट है, तो ये वर्ड यूज हो रहा है, तो उसको अपने को फॉर्मूला, उस क्वेश्चन में जो पूछा है उसका मेन फॉर्मूला तो अपने को पता ही रहेगा। जैसे कि कोई भी फॉर्मूला ले लेते हैं, जैसे कि यंग मॉड्यूलस वाला फॉर्मूला होता है स्ट्रेस स्ट्रेन वाला, कि फोर्स अपॉन एरिया, जो स्ट्रेस होता है वो गामा टाइम्स स्ट्रेन, है ना, डेल्टा एल बाई एल होता है। तो इसमें जैसे मटेरियल सेम रहेगा बोलेगा वो, तो गामा कांस्टेंट हो जाएगा। वैसे ही एरिया सेम है या रेडियस सेम है बोलेगा, तो एरिया कांस्टेंट ले लेंगे। तो फोर्स यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगा। तो इस तरह से रिलेशन चेक कर लेंगे। इसके बाद इसमें जो भी है ना चेंज आएगा, उसके हिसाब से रेशियो ले लेंगे। और साथ में ये भी ध्यान रखना है, तीसरा पॉइंट जो है, कि यहाँ पे फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है डेल्टा एल अपॉन एल के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये डेल्टा एल के डायरेक्ट है और लेंथ के इनवर्स है, तो जब रेशियो कुछ भी इसमें चेंजेस जब वो करेगा, है ना, इलोंगेशन में जो भी चेंज लाएगा, है ना, और लेंथ में वायर के चेंज लाएगा, तब जो इसका नया फोर्स अगर पूछेगा वो, तो उस टाइम पे जैसे एफ डैश अपॉन में एफ निकालेंगे रेशियो उसका, तो वो हो जाएगा, जो डायरेक्ट है उसको डायरेक्ट लिखना है, तो यहाँ पे एफ डैश लिया है न्यूमरेटर में, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा एल के, तो डेल्टा एल डैश ऊपर आएगा, अपॉन में डेल्टा एल जो इनिशियल वाला था वो इधर आएगा, और इनटू में ये एल के इनवर्स रिलेशन में है, फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल है। तो ये एफ डैश, है ना, न्यू वाला जो है वो नीचे आएगा, है ना, एल डैश इधर आएगा, और एल जो इनिशियल वाला ऐसा आएगा। तो इस तरह से फिर जो भी रहेगा, रेशियो आ जाएगा, या कितने टाइम्स है ना, इनिशियल फोर्स के, वो आ जाएगा। तो ये तीन बेसिक कॉन्सेप्ट है रेशियो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आगे इससे, इस पे बेस्ड अपन एग्जांपल्स या जो भी नीट में पीवाईक्यू आए हुए हैं वो सब सॉल्व करेंगे। The kinetic energies of two similar cars A and B are 100 joule and 225 joule respectively. On applying brakes, car A stops after 1000 meter, car B stops after 1500 meter. If FA and FB are the forces applied by the brakes on cars A and B respectively, then the ratio FA upon FB is.
क्वेश्चन में स्टॉपिंग डिस्टेंस दिया हुआ है और काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ आर ए दिया हुआ है 100 जूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी दिया हुआ है 225 जूल, और स्टॉपिंग डिस्टेंस दिया हुआ है, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ ए जो है वो दिया हुआ है 1000 मीटर, और स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ बी दिया हुआ है 1500 मीटर। अब अपने को स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, क्या होता है वो, यू स्क्वायर अपॉन में 2a। 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर अपॉन में a। अब फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक का रेशियो पूछा है, तो फोर्स अपने को पता है वो होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, और इसने बोला है टू सिमिलर कार्स ए एंड बी। सिमिलर कार्स का मतलब है सेम, मतलब कि मास जो है सेम है दोनों का। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन लिख सकते हैं, तो जो एक्सीलरेशन का रेशियो होगा वही फोर्स का रेशियो होगा। तो यहाँ से ए इज प्रोपोर्शनल टू लिख सकते हैं यू स्क्वायर अपॉन में स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो जो, और यही फोर्स का रेशियो होगा, तो फोर्स ऑफ कार ए अपॉन में फोर्स ऑफ कार बी इज इक्वल टू हो जाएगा, है ना, यू स्क्वायर अपॉन में ऑफ ए और यू स्क्वायर ऑफ बी इनटू में स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ बी होगा, क्योंकि ये इनवर्स है, और स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ ए होगा। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, और मास इन लोगों का सेम है दोनों का, और साथ में हाफ जो है कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर को ही काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, तो ये वाला हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, और इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। तो इसमें पुट कर देंगे तो ये 100 जूल अपॉन में 225 जूल, और इनटू में बी का अपॉन ए का, तो 1500 अपॉन में 1000। तो ये गया इधर से ये हुआ, और ये, तो ये 15 जा हो जाएगा, तो 10/15, मतलब 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो आंसर हो जाएगा 2/3। ये आंसर है। A 2 ampere current is flowing through two different small circular copper coils having radii ratio 1:2. The ratio of their respective magnetic moments will be magnetic moments। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप का फॉर्मूला होता है करंट इनटू एरिया होता है, ठीक है। और इसमें बोला है अ 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू टू डिफरेंट स्मॉल सर्कुलर लूप, मतलब कि 2 एम्पियर करंट ही दोनों लूप में फ्लो कर रहा है, मतलब कि सेम है करंट जो है, सेम या कांस्टेंट है। तो मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और ये कैसा कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई कांस्टेंट होता है, तो एरिया प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फर्स्ट कॉइल अपॉन में मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सेकंड कॉइल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ फर्स्ट अपॉन में रेडियस ऑफ सेकंड कॉइल का होल स्क्वायर। ये 1/2 का होल स्क्वायर, ये 1/4 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 1:4। Two identical point masses P and Q suspended from two separate massless springs of spring constants K1 and K2 respectively oscillate vertically if their maximum speeds are same. Maximum speed are same. The ratio AQ upon AP of the amplitude AQ of mass Q to the amplitude AP of mass P is। तो ये स्प्रिंग पेंडुलम है ना, दो तो स्प्रिंग पेंडुलम है, मास दोनों का सेम है। एक पी, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 दे रखा है, दूसरा है इसका भी मास सेम है, आइडेंटिकल है, पॉइंट मासेस जो है लगे हुए हैं, इसका K2 है, ये सेकंड क्यू नाम दिया इसका स्प्रिंग पेंडुलम। अब बोल रहा है कि मैक्सिमम, है ना, ये दोनों जो है इसको वर्टिकल ऑसिलेशन कर रहे हैं, मतलब कि एसएचएम कर रहे हैं, तो एसएचएम में मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू में ए होता है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंटू एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी सेम या कांस्टेंट है,
तो एम्पलीट्यूड यहाँ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा हो जाएगा, और ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन में टाइम पीरियड, 2 पाई होता है कांस्टेंट, ओमेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड है। तो यहाँ से इसमें पुट करेंगे तो एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड आ गया। अब टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट m अपॉन में k, सस्पेंडेड मास अपॉन में ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। तो मास जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि आइडेंटिकल बोला है ना, आइडेंटिकल पॉइंट मास है, 2 पाई भी कांस्टेंट है ना, के बस जो है डिफरेंट है। टाइम पीरियड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट के हो जाएगा यहाँ से, है ना, रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो यहाँ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट के हो जाएगा एम्पलीट्यूड। तो इसने पूछा है एम्पलीट्यूड ऑफ क्यू अपॉन पी, तो एम्पलीट्यूड ऑफ क्यू अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ पी हो जाएगा अंडर रूट में के ऑफ द पी अपॉन में के ऑफ क्यू, जो कि है k1 अपॉन k2। तो अंडर रूट k1 अपॉन k2, तो आंसर हो जाएगा रूट k1 अपॉन k2 हो जाएगा। Two gases A and B are filled at the same pressure in separate cylinders with movable pistons of radius Ra and Rb respectively. On supplying an equal amount of heat to both the systems and same pressure भी बोला था, equal amount of heat to both the system reversibly under constant pressure, है ना, constant pressure. The pistons of gas A and B are displaced by 16 centimeter and 9 centimeter respectively. The change in their internal energy is the same. Change in internal energy is the same. Then ratio of Ra upon Rb is equal to. तो ये थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू, हीट माइनस वर्क डन। तो यहाँ पे बोला है इक्वल अमाउंट ऑफ हीट, मतलब हीट इक्वल या कांस्टेंट है। दूसरा चीज बोला है देयर इंटरनल एनर्जी इज द सेम, मतलब इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज सेम, तो डेल्टा यू भी कांस्टेंट है। तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। एक ही चीज बताइए, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। अब थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन होता है एट कांस्टेंट प्रेशर पे, है ना, कांस्टेंट प्रेशर। पी एक्सटर्नल इंटू में चेंज इन वॉल्यूम होता है, और पी एक्सटर्नल भी कांस्टेंट है, और वर्क डन तो कांस्टेंट ही है, तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड वर्ड दिया हुआ है ना, डिस्प्लेसमेंट। तो वॉल्यूम का एक फॉर्मूला अपने को पता है कि वॉल्यूम होता है एरिया इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये भी कांस्टेंट होगा। तो एरिया, है ना, एरिया यहाँ पे पिस्टन का, पिस्टन जो है वो सिलेंड्रिकल होता है ना, पिस्टन जो है सिलेंड्रिकल होता है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं। तो एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर होता है, तो इसके कारण ये हो जाएगा πr² इंटू में dx, ये जो है कांस्टेंट आ रहा है ना, कांस्टेंट है, तो पाई भी कांस्टेंट। तो रेडियस के स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ से रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dx का पावर 1/2 हो जाएगा इधर आके। तो रेडियस का जो रेशियो पूछा है आर ए अपॉन आर बी, वो हो जाएगा आर ए अपॉन आर बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ, है ना, बी अपॉन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए की होल पावर हाफ। तो ये हो जाएगा dx ऑफ द बी, है ना, तो बी का कितना दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट 9 है और इसका 16 है, तो 9/16 की पावर हाफ। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये होता है 3 का स्क्वायर, ये होता है 4 का स्क्वायर, पावर हाफ कैंसल करेंगे तो ये 3/4 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 3/4, ये राइट आंसर है। A particle of mass m is moving around the origin with a constant force F, pulling it towards the origin. If Bohr model is used to describe its motion, the radius r of the nth orbit and the particle's speed v in the orbit depend on n as
रेडियस और है ना एंड पार्टिकल स्पीड v इन ऑर्बिट डिपेंड ऑन एन एज, है ना, ऑर्बिट पे कैसे डिपेंड करेगा पूछा है। तो कोई भी पार्टिकल है ना या कोई भी चीज जब घूमता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही जो है इसमें ओरिजिन के साइड लगता भी है। तो ये जो फोर्स है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स वो होता है mv² बाय r। और इसको इसने बोल रखा है कि ये कांस्टेंट फोर्स लग रहा है ना, तो कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट ही रहता है, तो v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो यहाँ से या रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² भी बोल सकते हैं इसको, है ना। तो यहाँ से अपन चेक कर सकते हैं डायरेक्ट ऑप्शंस में कि रेडियस जो है वेलोसिटी का स्क्वायर टाइम्स होगा। रेडियस जो है स्क्वायर टाइम्स ये 1/3 1/3 सेम है, तो ये नहीं होगा ऑप्शन करेक्ट। अब ये वाला जो है ये है वेलोसिटी जो है 2/3, ये डब स्क्वायर टाइम्स है, उल्टा है, ये भी नहीं होगा। वेलोसिटी 1/3 ये स्क्वायर टाइम्स है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, है ना। ये डायरेक्ट अपन पता कर सकते हैं रिलेशन से ही। इनडायरेक्ट रेशियो क्वेश्चन मतलब जिसमें कुछ भी जो है ना चेंजेस किया जाए पहले वाले में और फिर नया नया वैल्यू क्या होगा ऐसा कुछ पूछता है, तो उसको अपन ने इनडायरेक्ट रेशियो क्वेश्चन जैसा मान सकते हैं। क्योंकि उसमें रेशियो क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते थे वैसा ही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इसमें ना एक तो नॉर्मल इनडायरेक्ट रेशियो क्वेश्चन होता है और एक ऐसा दिखता है, पर इसमें थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है और कैसे गलत सॉल्व करने से बचना है वो भी देखना पड़ेगा। तो जैसे एक ओपन ये वाला क्वेश्चन देखते हैं पहला वाला, तो इसमें बोल रहा है एन ओपन ऑर्गन पाइप हैविंग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ कट इनटू इक्वल हाफ्स। मतलब वही ऑर्गन पाइप को दो इक्वल हाफ में काटेगा, विल व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच हाफ। अब जो हाफ हाफ में कट हो गया है, तो हाफ वाले जो पाइप है आधा पाइप उसका उसका नया फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो पहले ओपन ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है v/2l। अब इसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड तो कांस्टेंट ही रहेगा, है ना, काटने के बाद भी साउंड का वेलोसिटी चेंज होता नहीं है, टू भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से देख सकते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आ रहा है। अब उसने टू इक्वल हाफ्स में काट दिया, मतलब कि लेंथ जो है वो ओपन ऑर्गन पाइप का ये l/2 है ना, इसको काट दिया है बीच से। तो अब जो नया जो बचा है उसका लेंथ हाफ हो चुका है, बस बाकी सब सेम रहेगा। तो एफ नॉट डैश जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एल डैश के। तो एफ नॉट डैश है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल डैश क्या हो चुका है, l/2 हो चुका है नया लेंथ। तो ये l/2 लिख सकते हैं, तो एफ नॉट डैश इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2 है ना 1/l। और 1/l को यहाँ से अपन लिख सकते हैं 1/l को एफ नॉट, तो 2 टाइम्स एफ नॉट हो जाएगा। तो एफ नॉट डैश हो गया यहाँ पे 2 टाइम्स एफ नॉट हो गया। तो इसमें क्या था कि सेम पाइप में ओपन ऑर्गन पाइप का लेंथ, इसी पाइप का नेचर जो था वो सेम। तो इसमें जो है फॉर्मूला डायरेक्ट रिलेशन से देख लिए। पर अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन पाइप, है ना, मतलब ओपन ऑर्गन पाइप ही बोल रहा है, इज एफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी व्हेन इट इज हाफ फिल्ड विथ वाटर से हाफ फिल करेगा। तो उसका नया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो पहले क्या था, ये ओपन ऑर्गन पाइप था, है ना, जिसका है ना फॉर्मूला होगा v/2l। वेलोसिटी ऑफ साउंड सेम रहेगा टू, है ना, ये टू सेम है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी बोल देंगे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा, ठीक है। पर ये ओपन ऑर्गन पाइप का केस था, ठीक है। अब जो है इस पाइप को आधा फिल कर दिया है वाटर से, तो आधा पूरा पानी भर दिया, तो ये वाला एंड इसका क्लोज हो चुका है। तो ये अब ये l/2 लेंथ का नया जो आधा हिस्सा इसका ये बन चुका है क्लोज ऑर्गन पाइप, है ना। तो इसका नेचर ही चेंज हो गया पाइप का, पहले क्या था ओपन ऑर्गन पाइप, अब ये क्लोज ऑर्गन पाइप बन चुका है। तो फॉर्मूला क्लोज ऑर्गन पाइप का लगेगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा v/4l होता है इसका फॉर्मूला। और लेंथ जो है वो
है ना L/2 हो जाएगा कि नया लेंथ हाफ है, नया जो पाइप बना उसका लेंथ तो हाफ हो चुका था तो L/2, तो ये हो जाएगा F क्लोज V/2L, है ना। तो यहाँ पे ये देखना था अपने को कि अगर पाइप का नेचर ही चेंज हो जाए, है ना, लेंथ तो हाफ हो रहा है वो ठीक है, पर यहाँ पे नेचर ही चेंज हो गया तो फॉर्मूला में भी चेंज आ जाएगा, तो ये रिलेशन यहाँ पे, है ना, डायरेक्ट चेक नहीं कर सकते, तो यहाँ पे जो टू था वो यहाँ पे फोर हो चुका है, तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं बोल सकते उसको क्योंकि वो चेंज हुआ है। तो अब जो है ये फॉर्मूला में V/4L वाला लगेगा, 2L वाला नहीं लगेगा। पहले क्या था एफ नॉट, वो था V/2L था, तो ये क्लोज वाले में ये भी V/2L आ रहा है, तो यहाँ पे जो है एफ क्लोज जो है वो एफ नॉट या V/2L के इक्वल ही आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखना था कि ये टू यहाँ पे जैसे नंबर है तो कांस्टेंट बोल देते हैं अपन, है ना, ऐसा नहीं होगा, है ना। अगर नेचर ही चेंज हो जाए, वो पाइप ही दूसरा बदल चुका है, उसका नेचर ही बदल गया है, तो फॉर्मूला भी चेंज आ जाएगा ना। तो इस कारण ये टू को यहाँ पे कांस्टेंट नहीं ले सकते अपन, ठीक है। तो वेरी कर रहा है क्योंकि, तो एफ नॉट यहाँ पे था V/2, है ना, L, तो V को कांस्टेंट ले सकते हैं, पर टू और L ये दोनों नए पाइप में चेंज हो जाएंगे, इस कारण इन दोनों को कांस्टेंट नहीं ले सकते, नंबर होने के बावजूद इसको कांस्टेंट नहीं लेंगे। अगर सेम पाइप में चेंजेस होते, मतलब लेंथ को हाफ करा जाता या डबल करा जाता, तो फिर ऐसे रिलेशन चेक करके अपन कांस्टेंट मान सकते थे। पर इस केस में क्या हुआ कि उसका पानी जब फिल किया तो वो एक एंड क्लोज हो गया, नेचर ही चेंज हो गया, तो फॉर्मूला में ही चेंज आ गया। तो अब यहाँ पे टू की जगह फोर हो गया, मतलब ये वाला जो नंबर यहाँ पे आ रहा है वो वेरिएबल है एक तरह से, ना, वेरी कर गया क्योंकि नेचर चेंज हुआ, तो इस कारण इसका, है ना, इसमें जो है सेम फॉर्मूला से रिलेशन चेक करके कर देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बस ध्यान देना है कि अगर सेम ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेस किया जाए और अगर उसका नेचर ना बदले, है ना, तब अपन ये रिलेशन से चेक कर सकते हैं, और नेचर बदल जाए तो फॉर्मूला ही अलग लगेगा उसमें, तो उस केस में नया फॉर्मूला में पुट करके जो चेंजेस है उसको पुट करेंगे, फिर जो है उसका रेशियो वगैरह दोनों का ले सकते हैं, तो वो कितने टाइम्स है ना, ओपन ऑर्गन पाइप के, वो जो है नया फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ये जो है इसको ध्यान रखना है अपने को। The radius of Martian orbit around the Sun is about 4 times the radius of orbit of Mercury. Hmm. The Martian year is 687 Earth days. Then which of the following is the length of 1 year on Mercury? तो मार्स का जो रेडियस है ना, मार्स का रेडियस जो है वो दे रखा है 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ मर्क्यूरी के रेडियस, और बोला है कि द मार्शियन ईयर इज 687 डे, तो ये जो बेसिकली ये कुछ नहीं, मार्शियन ईयर मतलब कि टाइम पीरियड ऑफ जो मार्स है वो 687 अर्थ डेज है। तो टाइम पीरियड ऑफ ये मर्क्यूरी पूछ रखा है ना, लेंथ ऑफ 1 ईयर ऑफ मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी का पूछ रखा है, तो टाइम पीरियड और रेडियस का रिलेशन केपलर के थर्ड लॉ से अपने को पता है कि ये बोलता है टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब होता है, या टाइम पीरियड इज डायरेक्टली टू रेडियस की पावर 3/2। यहाँ से टाइम पीरियड ऑफ मार्स, है ना, मर्क्यूरी का चाहिए, तो अपॉन में टाइम पीरियड ऑफ मार्स इज इक्वल टू रेडियस ऑफ मर्क्यूरी अपॉन में रेडियस ऑफ मार्स की होल पावर 3/2। इसमें पुट करेंगे तो रेडियस ऑफ मार्स जो है 4 टाइम्स मर्क्यूरी, तो रेडियस ये जो है 4 टाइम्स मर्क्यूरी है, और अपॉन में रेडियस ऑफ, है ना, मर्क्यूरी की होल पावर 3/2, है ना, तो ये रेडियस ऑफ मर्क्यूरी कैंसल हो गया, तो 1/4 की होल पावर 3/2, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर की होल पावर 3/2, है ना, अपॉन ऊपर में 1, तो ये कटा तो ये 2 की क्यूब 8 हो जाएगा, है ना, तो 1/2 का क्यूब जो है ये 1/8 हो गया। तो टी मर्क्यूरी जो है वो
टी मास अपॉन में 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर पुट करें, टाइम पीरियड ऑफ मार्च 687 डेज था, है ना, अपॉन में 8, तो 8 8 जा 64, तो एक ही ऑप्शन में 8 है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व करेंगे तो 8, है ना, पॉइंट लगा के 8.86 8 है ना, 85 पॉइंट समथिंग आएगा, 85 पॉइंट समथिंग, नियरली अप्रोक्सीमेटली यही वाला ऑप्शन सही लग रहा है। फिजिक्स न्यूमेरिकल में विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का मीनिंग क्या हो सकता है? तो इसका दो कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका मीनिंग जो है दो कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। एक हो सकता है कि लीनियर मोशन का बात करेगा तब वो, लीनियर मोशन का बात करेगा जब, और दूसरा हो सकता है रोटेशनल मोशन का बात कर सकता है वो क्वेश्चन के अंदर, रोटेशनल मोशन और एक लीनियर मोशन के केस में। तो लीनियर मोशन में क्या होता है, विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का मतलब है कि लीनियर मोशन के केस में कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो सकता है, इसका मीनिंग। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो, और न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से अपने को पता है एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स ये होता है डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल। तो नेट फोर्स अगर जीरो हो जाएगा, है ना, मतलब कि डेल्टा पी जीरो हो गया, है ना, तो डेल्टा पी जीरो का मीनिंग है कि चेंज इन मोमेंटम जीरो का है, मतलब मोमेंटम में चेंज ही नहीं है। तो ये पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल्स टू जीरो, है ना, तो पी फाइनल इज इक्वल्स टू पी इनिशियल, मतलब मोमेंटम कंजर्व होता है। तो इसका जो ये वर्ड है विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, इसका जो एक्चुअल मीनिंग जो निकल के आता है वो कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ये इसका रियल मीनिंग है। और रोटेशन के, है ना, रोटेशनल मोशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करेगा, अगर वो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेगा, तो उस केस में एक्सटर्नल टॉर्क के बारे में अपन देखते हैं, उसमें एक्सटर्नल टॉर्क की वजह से रोटेशन होता है। तो एक्सटर्नल टॉर्क जो है जीरो हो जाएगा विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का मीनिंग। तो एक्सटर्नल टॉर्क का, है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ इधर में भी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम। तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा ये, तो यहाँ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जो है जीरो हो गया, तो यहाँ पे भी एल फाइनल माइनस एल इनिशियल ये जीरो, एल फाइनल इक्वल्स टू एल इनिशियल, मतलब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करना होगा इस क्वेश्चन में। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट या कंजर्व रहेगा रोटेशन के कॉन्टेक्स्ट में, और लीनियर मोशन के कॉन्टेक्स्ट में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और इसका एक और मीनिंग होता है कि एक फॉर्मूला और देखते हैं अपन, जैसे न्यूटन सेकेंड लॉ को अपन लिखते हैं एफ इक्वल्स टू एम ए भी लिखते हैं, है ना। मास तो है कांस्टेंट रहता है, ठीक है, और एक्सीलरेशन ये ए है, तो ये एफ नेट ही जो है एम ए के इक्वल होता है। अब एफ नेट जीरो है, तो एम ए जीरो, मतलब एक्सीलरेशन जीरो है यहाँ पे, है ना। तो एक्सीलरेशन जीरो का मतलब क्या है कि एक्सीलरेशन क्या होता है, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, ये जीरो है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी जीरो है यहाँ से, है ना, डेल्टा वी जीरो, मतलब वी फाइनल इक्वल्स टू वी इनिशियल, मतलब वेलोसिटी जो इनिशियल था वही फाइनल है। तो यहाँ पे, है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया भी है ना, इस स्टेटमेंट का ये मतलब भी है कि इनर्शिया का जो लॉ है फॉलो कर रहा है, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो होगा। जैसा ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में था तो रेस्ट पे रहेगा, है ना, इनिशियल वेलोसिटी जीरो तो फाइनल भी जीरो होगा, और अगर मोशन में था तो वही वेलोसिटी, उतने ही वेलोसिटी से वो मूव कर रहा होगा। तो ये इस वर्ड का मीनिंग होता है विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का। अब ये कौन से न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, तो एक होता है कोलिजन के केस में यूज होता है अपना लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, कोलिजन के क्वेश्चंस में। दूसरा होगा यहाँ पे बॉम्ब एक्सप्लोजन में भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व, बॉम्ब एक्सप्लोजन का क्वेश्चन आएगा तो। और तीसरा है कि ये वाला जो है कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जो है
या वेलोसिटी कांस्टेंट होगा भी बोल सकते हैं इसको ना। तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट वाला चीज होता है यूज सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस में, कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जो है वो विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस अगर बोला गया है तो ये है ना, सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा। और चौथा जो है इसका यूज होता है ये रोटेशनल वाले कॉन्सेप्ट का। चौथा क्वेश्चन का टाइप ये होता है जिसमें किसी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर में कोई सा ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, है ना, रोटेटिंग डिस्क वगैरह, या फिर किसी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का साइज वगैरह या उसके डायमेंशन को चेंज किया जाएगा। तो चौथा है रोटेशन ना। रोटेशन रोटेटिंग बॉडी से रिलेटेड जो होगा ना, रोटेटिंग बॉडी से रिलेटेड चीज़ों में इसका यूज होगा। तो ये था ये विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट। The sun rotates around its center once in 27 days. Once in 27 days मतलब कि टाइम पीरियड दे रखा है। What will be the period of revolution if sun were to expand to twice its present radius without any external influence? Without any external influence का मतलब है कि एक्सटर्नल कोई भी फोर्स वगैरह नहीं लग रहा है। तो assume the sun to be a sphere of uniform density। तो जब भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो मोमेंटम कंजर्व होता है, और ये रोटेट कर रहा है इसलिए यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो एल जो है कांस्टेंट रहेगा, और एल का फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू आई इंटू ओमेगा होता है। ये कांस्टेंट है, तो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। और लेकिन ओमेगा को अपने को पता है कि ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन में टाइम पीरियड। तो 2 पाई भी कांस्टेंट है, ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। तो इसको लिख सकते हैं आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, है ना। तो यार टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर है ना, हाँ, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर का क्या होता है, स्फीयर बोला हुआ है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर का होता है सॉलिड स्फीयर मानेंगे, है ना, इसको तो 2/5 mr² हो जाएगा। m मास है, r जो है रेडियस है, 2/5 कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट होगा। तो I जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के स्क्वायर हो जाएगा। तो टाइम पीरियड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। तो जो नया टाइम पीरियड है टी डैश वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डैश का स्क्वायर हो जाएगा। और ये बोला है, इसमें बोला है कि रेडियस जो है ना, एक्सपेंड टू ट्वाइस, मतलब कि आर डैश जो है 2r हो रहा है। तो टी डैश को लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू आर डैश को लिख सकते हैं 2r का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 टाइम्स r²। तो टी डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स r²। आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन लोग, आर स्क्वायर को टी लिख सकते हैं, टाइम वेरा। तो टी डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स टी हो जाएगा। तो टी डैश इज इक्वल टू 4 इंटू में इनिशियल टाइम पीरियड 27 डेज, तो 7 4 जो 28, कैरी टू 4 2 8 9 10। तो आंसर आ जाएगा 108। तो 108 डेज हो जाएगा नया टाइम पीरियड जो है, 108 डेज। A pipe open at both ends has a fundamental frequency F in air. The pipe is now dipped vertically in a water drum to half of its length. The fundamental frequency of the air column is now equal to। हम्म, तो एक ओपन पाइप था, ठीक है ना, ओपन ऑर्गन पाइप का क्वेश्चन है। ओपन ऑर्गन पाइप का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो इसका जनरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है NV अपॉन में 2L होता है। यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब n का वैल्यू 1 है ना, हार्मोनिक नंबर 1 होता है जब, तो उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो वो दिया हुआ है F इज इक्वल टू V/2L हो जाएगा, ये F के इक्वल दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इसने वर्टिकली डीप इन द वाटर ड्रम टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ, है ना, इसने पानी में डुबा दिया उसको आधा लेंथ को। तो ये ओपन ऑर्गन पाइप था, इसको डुबा दिया तो ये वाला एंड इसका क्लो है ना, इसका जो हाफ हाइट में यहाँ पे क्लोज सरफेस हो जाएगा, पानी से ढक जाएगा। तो ये इसका हाफ लेंथ बचेगा इधर, इसका हाफ लेंथ जो है डीप है।
तो ये अब बन चुका है, ये क्लोज होने के कारण ये बन चुका है क्लोज ऑर्गन पाइप। तो क्लोज ऑर्गन पाइप का जो नया फ्रीक्वेंसी अब आएगा वो जो है क्लोज ऑर्गन पाइप का आएगा। तो क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एन वी अपॉन में 4L होता है, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में एन का वैल्यू 1, तो ये V बाय 4L हो जाएगा। पर यहाँ पे लेंथ जो है हाफ हो चुका है ना इसका, तो L बाय 2 होगा यहाँ। तो ये 2 कैंसल, तो ये V बाय 2L ही आ रहा है। मतलब कि डिप करने के बाद जो है सेम फ्रीक्वेंसी आ जा रहा है V बाय 2L, जो कि F के इक्वल था। तो F ऐसा ना, जो नया फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो F के ही इक्वल आ रहा है। तो आंसर हो जाएगा सेकंड। तो चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं यहाँ पे। तो चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन ये कब होता है? जब कोई भी दो बॉडी को टच कराया जाए, है ना, कांटेक्ट में लाया जाता जाता है, तो चार्ज का ट्रांसफर होता है ना। चार्ज वो पॉजिटिव भी चार्ज हो सकता है। अब पहले कौन सा चार्ज था उस पे डिपेंड करेगा कि पहले पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ट्रांसफर होगा, नेगेटिव था तो नेगेटिव, या इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो हाइयर पोटेंशियल वाला बॉडी रहता है उसमें से लोअर पोटेंशियल वाले बॉडी में चार्ज का फ्लो होता है। और ये फ्लो तब तक कंटिन्यू चलेगा जब तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों बॉडी का इक्वल ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तब तक जो है चलता है ये चार्ज ट्रांसफर। उसके बाद जो है रुक जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इक्वल होता है, फिर दोनों में चार्ज ट्रांसफर रुक जाता है। माने जितना चार्ज दोनों में आ गया है वो आ गया है, अब आगे फ्लो नहीं होगा, एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो नहीं होगा अब दोबारा। तो दो मान लेते हैं, दो स्फीयर्स है, ठीक है। एक का रेडियस R1 मान लेते हैं, एक का R2 मान लेते हैं। इसका चार्ज Q1 था मान लेते हैं, इसका Q2 था मान लेते हैं, है ना। तो मेन इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे ही टच करने के बाद जो है पोटेंशियल दोनों का जो है ना सेम या कांस्टेंट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला अपने को पता है, ये होता है के क्यू अपॉन में आर होता है, ठीक है। के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये चार्ज है, ये रेडियस है। और अभी देखा अपन ने कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो जाएगा, टच करने के बाद अलग करेंगे तब पोटेंशियल सेम हो चुका है दोनों का। तो V भी कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट है, तो चार्ज यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस आ रहे हैं। मतलब कि जो नया चार्ज आएगा वो रेडियस के प्रोपोर्शनल रहेगा। मतलब अगर रेडियस ज्यादा है तो वो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा, कम है तो कम चार्ज स्टोर करेगा, ठीक है। और कितना चार्ज स्टोर करेगा तो उसको भी देख सकते हैं। तो और साथ में ये भी पता है कि चार्ज हमेशा कंजर्वेशन लॉ फॉलो करता है। मतलब चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, कि पहले जितना चार्ज बॉडी में था उतना फाइनल चार्ज होगा। मतलब Q1 प्लस Q2 अगर इनिशियल चार्ज था दोनों बॉडी में, तो टोटल जो Q1 डैश मान लेते हैं फाइनल चार्ज 1 में, और फाइनल चार्ज टच करने के बाद रिमूव करेंगे तो 2 में Q2 डैश मानते हैं। तो ये दोनों का सम जब करेंगे तो ये दोनों बराबर आएंगे आपस में, कि कंजर्व्ड रहता है चार्ज हमेशा। तो इसका अब Q1 डैश और Q2 डैश निकालने के लिए कैसे करते हैं? तो ये रेडियस के रेशियो में रहेगा, है ना। तो Q1 डैश अपॉन में Q2 डैश, ये भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा R1 अपॉन में R2 के, है ना, इक्वल होगा R1 अपॉन R2 के, ठीक है। तो कि Q प्रोपोर्शनल है R के, तो Q डैश जो नया चार्ज आएगा वो, है ना, रेडियस लोग के प्रोपोर्शनल होगा अपने। तो ऐसा होगा, है ना। तो अब इसका वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, जैसे अपन करंट वाले क्वेश्चंस में करते हैं सेम इस पे भी वैसे ही होगा, कि Q1 डैश जो है ना, ये हो जाएगा, है ना, Q1 फर्स्ट वाले चार बॉडी का नया चार्ज क्या होगा, तो उसका रेडियस अपॉन में टोटल रेडियस, मैंने दोनों का रेडियस, और इनटू में टोटल चार्ज, है ना, Q टोटल। मतलब ये इनिशियल, है ना, इनिशियल और फाइनल टोटल चार्ज तो कंजर्व रहता है। तो Q टोटल ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2, जो स्टार्टिंग वाले चार्ज थे उसका सम ही रहेगा वो, है ना, फाइनल में भी। तो Q टोटल हो जाएगा, तो इससे आ जाएगा फर्स्ट बॉडी का नया चार्ज आ जाएगा, क्योंकि रेडियस के रेशियो में डिवाइड होगा।
ठीक है, और Q2 डैश हो जाएगा, मतलब सेकेंड बॉडी का नया चार्ज जो है टच करने के बाद क्या हो जाएगा, उसका रेडियस। सेकेंड क्योंकि रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऊपर में उसी का रेडियस अपॉन में टोटल रेडियस, दोनों का रेडियस का सम इनटू में क्यू टोटल, मतलब टोटल चार्ज हो जाएगा। तो ये होता है फॉर्मूला फाइनल चार्ज निकालने के लिए। ठीक है, तो अब है ना, सेकंड पॉइंट है इसमें कि आइडेंटिकल स्फीयर मतलब रेडियस सेम है। अगर रेडियस सेम है तो क्या होगा कि जो टोटल चार्ज है वो आधा आधा दोनों में बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल अगर लें कि एक में है ना अनचार्ज स्फीयर को टच करें क्यू चार्ज वाले स्फीयर से, और दोनों आइडेंटिकल मतलब रेडियस दोनों का सेम था, उसको टच करेंगे तो फाइनल चार्ज दोनों में क्या आ जाएगा, है ना। तो यही जो पीछे अपन फॉर्मूला देखे उसी से इसको कर सकते हैं कि जो है ना चार्ज जो आ रहा था वो Q1 डैश इज इक्वल्स टू है ना इसका रेडियस फर्स्ट वाले का R है यहाँ पे। अब दोनों का सम तो R प्लस आर इनटू में Q टोटल है ना, तो Q टोटल कितना है, इसका Q और इसका जीरो, तो Q प्लस जीरो है ना। तो Q जो हो जाएगा यहाँ पे Q टोटल जो है आ रहा है वो Q ही आ रहा है ना, Q। तो ये हो जाएगा R अपॉन में 2R इंटू में Q। तो ये हो जाएगा Q/2 आ जाएगा, है ना। तो है ना ये पहले वाले में भी सेम, अब रेडियस सेम है तो R2 यहाँ पे Q2 डैश जब R2 लेंगे वो भी R ही आएगा, तो सेम सॉल्व हो करके ये भी Q/2 आ जाएगा। तो आइडेंटिकल के केस में क्या होता है, टोटल चार्ज का जो है आधा आधा दोनों में बढ़ जाता है। अब अगर है ना डिफरेंट स्फीयर है तो पीछे जो फॉर्मूला देखे उसी से सॉल्व हो जाएगा। डिफरेंट साइज का है मतलब रेडियस उन लोगों का डिफरेंट है, तो है ना Q1 डैश इज इक्वल्स टू है ना R2 मतलब R1 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू में Q टोटल। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे जो भी रेडियस का वैल्यू रहेगा R1 R2 का, उस हिसाब से है ना दोनों का चार्ज अपन निकाल सकते हैं। और एक चीज ये है ना इसको एक और कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं, जैसे कि जो स्फीयर अगर है ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी प्रोपोर्शनल टू देयर कैपेसिटेंस। जैसे मेन जो कॉन्सेप्ट क्या था कि अपन पीछे देखे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कांस्टेंट हो जाता है ना। फाइनल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है ना दोनों जो बॉडीज का वो कांस्टेंट हो जाता है। तो अपन इसको कैपेसिटेंस वाले कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं। जैसे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अपने को पता है, एक Q इक्वल्स टू CV होता है। अब जो है V जो है पोटेंशियल, फाइनली पोटेंशियल दोनों का बराबर माने कांस्टेंट हो जाएगा। Q इज प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, है ना। अब कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज जो है नया चार्ज वो जो आएगा वो। तो कैपेसिटेंस जो है स्फीयर के केस में अगर स्फेरिकल बॉडी वगैरह दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा स्फीयर वगैरह में ही आता है, तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला अपने को पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये पूरा कांस्टेंट टर्म है तो Q प्रोपोर्शनल टू R। यहाँ से भी प्रूव हो जा रहा है कि है ना चार्ज जो है रेडियस के ही प्रोपोर्शनल रहेगा। तो इस फॉर्मूला से मतलब ये सही फॉर्मूला है, इससे जो है निकल आ जाएगा जो भी है ना, जो फाइनल चार्ज जो भी बॉडी में निकालना है उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही है। और ये अपन पहले ही बता चुका हूँ कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है सिस्टम का, मतलब जब उसको टच नहीं किए थे तब Q था इसमें जीरो था, तो अभी जो है इनिशियली कितना था, Q+0, Q चार्ज ही था। अब टच करने के बाद Q/2 हो गया। तो फाइनली भी क्या है, Q/2 प्लस Q/2 मतलब Q ही है। मतलब इनिशियल और फाइनल चार्ज दोनों जो है कंजर्व रहता है ना, कांस्टेंट रहता है। तो ये है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं इसको। अब जो है पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम ये भी वो तो पता है ना, पीछे देख चुके हैं। द फाइनल पोटेंशियल ऑफ बोथ स्फीयर विल बी इक्वल, है ना। पोटेंशियल फाइनल जो है इक्वल हो जाता है, और सिस्टम इज बीन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब
कि अब जो है चार्ज ना दोबारा फ्लो नहीं करेगा। अब तुम टच करोगे बॉडी को पोटेंशियल इक्वल होने के बाद में, चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा। अब जो है चार्ज दोनों का बराबर कांस्टेंट हो चुका है, वो बराबर नहीं मतलब दोनों में कांस्टेंट हो चुका है चार्ज। अब दोबारा वो फ्लो नहीं करेगा क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट जैसे ही हुआ तो इक्विलिब्रियम में आ जाता है वो, है ना। तो दिस मीन्स देयर इज नो फर्दर नेट फ्लो ऑफ चार्ज। अब जो है एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह फ्लो नहीं होगा उन दोनों के बीच, जब पोटेंशियल अगर इक्वल हो गया है तब। ये था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का पूरा कॉन्सेप्ट था। Two identical charged conducting spheres A and B have their centers separated by a certain distance. Charge on each sphere is Q and the force of repulsion between them is F. A third identical uncharged conducting sphere is brought in contact with sphere A first and then with B and finally removed from both. New force of repulsion between spheres A and B. Radii of A and B are negligible compared to the distance of separation, so that for calculating force between them, they can be considered as point charges is best given by। तो दो स्फीयर्स हैं आइडेंटिकल, मतलब कि रेडियस सेम है। एक और आइडेंटिकल स्फीयर है, ठीक है, ये ए ये बी, इसको सी मान लेते हैं। ये अनचार्ज मतलब इसका चार्ज 0 है। तो इनके चार्ज हैं क्यू, इसका भी क्यू है। अब पहले इसको कांटेक्ट में लाए ए के साथ, तो है ना, दोनों का जो आइडेंटिकल के केस में चार्ज ऑन ईच स्फीयर हो जाएगा ए, और जो सी के अंदर में नया चार्ज जो आ जाएगा, टोटल चार्ज क्यू प्लस 0 अपॉन में 2, तो क्यू बाय 2 दोनों में आ जाएगा। तो ए पे नया चार्ज आ चुका है क्यू बाय 2। अब इसको, और सी का भी नया चार्ज आ चुका है सी वाले का भी क्यू बाय 2। अब सी वाले को, जो बी वाला था, बी वाला स्फीयर, इसमें ऑलरेडी क्यू चार्ज था, इसके साथ कांटेक्ट में लाए, तो अब इन दोनों में नया चार्ज क्यू ईच आ जाएगा, क्यू प्लस क्यू बाय 2 अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा 3 क्यू बाय 2 इंटू 2, तो 3 क्यू अपॉन में 4 हो गया। अब ये वाला जो चार्ज है ये नया चार्ज है ना, सी और बी में। तो अब जो है ए के अंदर क्या है, क्यू बाय 2 चार्ज बचा है, और बी के अंदर आ चुका है, बी के अंदर नया चार्ज आ चुका है 3 क्यू अपॉन 4। तो इनिशियली क्यू और क्यू था, तब फोर्स कितना था, एफ इक्वल्स टू के क्यू, क्यू अपॉन में डिस्टेंस कुछ भी डी ले लेते हैं तो डी स्क्वायर हो गया। तो एफ क्या था, के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर। अब डिस्टेंस इन दोनों का सेपरेशन तो चेंज नहीं होगा, पॉइंट चार्जेस भी कंसीडर करा गया है, इसीलिए ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट। तो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 के, है ना। Q1 पहला चार्ज और दूसरा चार्ज के प्रोपोर्शनल है। तो जो नया फोर्स है वो क्या हो जाएगा, F डैश इज प्रोपोर्शनल टू Q1 डैश और Q2 डैश के प्रोपोर्शनल। तो F डैश प्रोपोर्शनल टू Q1 डैश है ना, नया चार्ज A पे कितना आ चुका है, Q/2, और सेकेंड वाले पे B पे आ चुका है 3Q/4 हो गया। तो यहाँ से F डैश इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 3/8 क्यू स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर जो है वो F जो है वो क्यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था। तो यहाँ से F लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर को, तो F डैश इज इक्वल टू 3/8 F। ये हो जाएगा नया फोर्स, इन दोनों के बीच में आ जाएगा 3F/8। ऑप्शन 4 is the correct answer। A body weighs 48 Newton on the surface of the Earth. The gravitational force experienced by the body due to the Earth at a height equal to one third the radius of the Earth from its surface is। The body weighs 48 Newton on the surface of the Earth। तो वेट दे रखा है 48 न्यूटन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, by the body due to the earth at a height equal to one third। the height कितने पे ले जा रहा है, r/3 पे जाएगा अगर, तो कितना वेट लगेगा, तो वेट होता है mg मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं। जैसे फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन,
ही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हो जाएगा, उसको वेट भी बोलते हैं। और एक्सीलरेशन, वहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है। अब यहाँ पे मास जो है कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो वेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। तो जो नया वेट है वो हो जाएगा, है ना, नया वेट जो हो जाएगा वो जी डैश के प्रोपोर्शनल या जी एच एट एच हाइट के प्रोपोर्शनल होगा। तो जी एच है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है जी सरफेस अपॉन में 1 प्लस में एच अपॉन में आर का होल स्क्वायर। यहाँ पे जी अपॉन में 1 प्लस एच का वैल्यू है r/3 आर का होल स्क्वायर। तो ये जी एट एच इक्वल्स टू जी अपॉन आर, आर कैंसल हो गया, है ना। तो ये 1+1/3 का होल स्क्वायर, तो जी अपॉन ये 4/3 का होल स्क्वायर, मतलब कि ये हो जाएगा 9g/16 हो गया। 9g/16 हो गया जी एट एच हाइट। तो डब्ल्यू एट, है ना, एच हाइट पे जो नया वेट है डब्ल्यू डैश जो है वो हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू जी एच। तो डब्ल्यू डैश इक्वल्स टू लिख सकते हैं, है ना, ना 9g/16। और जी क्या है, जी जो है डब्ल्यू के प्रोपोर्शनल था, तो इसको डब्ल्यू लिख सकते हैं। तो 9/16 इंटू में वेट कितना था 48। तो 16 3 जा 48, तो 9 3 जा 27। तो जो नया वेट हो जाएगा एच हाइट पे वो 27 न्यूटन हो जाएगा।